So, good morning, girls. I hope you're all well. So, welcome back. एंड चाइल्डहुड का चैप्टर हमने शुरू करा हुआ था जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था के बारे में बताया था। बाल्यावस्था क्या होती है एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड एंड कौन सी ऐसी चेंजेस यानी कि परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं बाल्यावस्था में एंड व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेस्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, उस एज में कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दैट नाउ। सो नाउ वी एंड देन ऑफ कोर्स हमने डेवलपमेंट में सेंसरी एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट जो कि चाइल्डहुड स्टेज में देखी जा सकती है उसके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक, अब हम इमोशनल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। हमारा जो करंट जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें हम व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट that we can see in children and basically not children like different stages of life में किस प्रकार से emotional development होती है और उसके बाद फिर कुछ common ऐसे emotions हैं जो कि ज़्यादातर देखे जा सकते हैं मानवों में, ह्यूमन बींग्स में। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में यानी कि बचपन अवस्था में या इन्फेंसी स्टेज में, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट या एडल्ट लाइफ में किस प्रकार जो ये इमोशंस जो होते हैं ये किस प्रकार से अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, और किस प्रारूप में ये नज़र आते हैं हमारे अंदर। तो कुछ कॉमन इमोशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इमोशंस की अगर बात करें तो इमोशंस यानी कि जो शब्द जो है ये हमारे लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से लिया गया है और इसका इंग्लिश मीनिंग अगर हम देखें इमोवियर का तो वो है टू इंसाइट इनटू एक्शन। ठीक है, तो इमोशन का एग्जैक्ट मीनिंग लिया जाए तो दैट इज टू इंसाइट इनटू एक्शन। तो ये आपका जो भी आपकी परिस्थिति से उत्पन्न उद्दीपक के प्रति हमारा रिएक्शन होता है, बेसिकली जो इमोशन होता है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में किस प्रकार से संवेगात्मक परिवर्तन बॉडी में देखे जा सकते हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बचपन अवस्था में यानी कि आपके जो इन्फेंसी स्टेज है उसमें किस प्रकार के इमोशंस बच्चों के अंदर डेवलप देखे गए हैं तो वो हम लोग ब्रीफ में ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। शैशव अवस्था में या बेबीहुड में किस प्रकार के इमोशंस देखे जा सकते हैं। तो काफ़ी हद तक जब एक बच्चा पैदा होता है तो इमोशंस उसके जो बेसिक इमोशंस हैं वो काफ़ी डेवलप होते हैं। चेहरे की अभिव्यक्ति, दूसरे लोगों की चेहरे की अभिव्यक्ति को देखकर काफ़ी हद तक बच्चा जो है उनके प्रति रिस्पॉन्ड कर लेता है। ठीक है, करीब 2 महीने का बच्चा जो है वो सोशल स्माइल देना शुरू कर देता है। सोशल स्माइल का मतलब होता है पहचान कर स्माइल करना। ठीक है, जैसे मदर है, फादर है या कोई भी क्लोज जो रिलेशन है जो बच्चे के साथ रहता है सारा टाइम उसको देखकर हंस मुस्कुराना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोशल स्माइल। और 4 महीने तक का बच्चा जो है वो खिलखिलाकर हंसना शुरू कर देता है। ऐसे ही और कुछ एक संवेग है जैसे क्रोध के, भय के या दुख, हैरानी के, ये भी बचपन अवस्था में देखे जा सकते हैं। ठीक है, और टीके के प्रति जो अनुक्रिया होती है वो पीड़ा के रूप में ज़्यादा देखी जा सकती है। जो हम रेगुलर जो इंजेक्शंस लगवाते हैं बच्चे को, जो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसमें जब इंजेक्शन लगता है तो उसके प्रति उसको देखते ही बच्चा जो है वो घबरा जाता है, डर जाता है और उससे रोना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे वो दूसरों के संवेगों को समझने की कोशिश करता है, दूसरों के हाव भाव, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर उनको समझना और उसके प्रति रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। ठीक है, 3 महीने का बच्चा जो है अपने मदर के चेहरे को काफ़ी अच्छे से पढ़ना शुरू कर देता है और 8-10 महीने तक आते आते वो और लोगों के चेहरे की अभिव्यक्तियों को भी पढ़ लेता है और उसके प्रति
रिएक्ट करता है। ठीक है। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चे के अंदर संवेगात्मक और संज्ञानात्मक दोनों प्रकार की डेवलपमेंट होती है। ठीक है। इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों ही देखी जा सकती है, और उसको रेगुलेट करना या नियमित करना, कंट्रोल करना भी बच्चा सीख जाता है। ठीक है। छोटी आयु में इतना ज़्यादा बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, परंतु बड़े होते होते वो इस प्रकार के इमोशंस, जैसे भय है, क्रोध है, ठीक है, इस प्रकार के इमोशंस को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। 6-7 वर्ष का स्पेशली बच्चा होता है। उससे छोटा बच्चा जो होगा, किसी अजनबी को देखकर डर जाना, भय लगना, अपने किसी परिचित के पीछे छुप जाना या वहाँ से चले जाना, इस प्रकार के क्रियाएं प्रदर्शित करता है। या कोई भयानक दृश्य टीवी पर आ रहा है, उसको देखकर आंख कान बंद कर लेना या अपने मदर के पीछे छुप जाना, तो इस प्रकार की क्रियाएं भी हमें छोटे बच्चों में देखने को मिलती हैं, बिकॉज उस टाइम उनका संज्ञानात्मक डेवलपमेंट इतना नहीं होता, तो दे आर नॉट एबल टू लुक बियॉन्ड, कि अगर टीवी में कोई भयानक दृश्य आ रहा है तो बच्चा उसको एज उसी हिसाब से लेगा जो उसको दिखाई दे रहा है। ठीक है। क्योंकि उसका संज्ञान या कॉग्निशन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसको ये रियलाइज होता है कि ये सारा कुछ सही या ट्रूथ या वास्तविक नहीं है। ठीक है। उस चीज़ को वो समझ जाता है, तो उतना फिर उसमें भय वाला जो इमोशन है वो थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो जाता है, या उसको रेगुलेट या कंट्रोल करना वो बच्चा सीख जाता है। मतलब ओवर्टली प्रदर्शित नहीं कर पाता, करना चाहता बच्चा, या उसको ओवर्टली प्रदर्शित करने पर अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाता है। अब हम अगर किशोरावस्था में संवेगों की डेवलपमेंट की बात करें, तो हालांकि बहुत मेजर शारीरिक या संज्ञानात्मक परिवर्तन हमें किशोरों में नहीं देखने को मिलते हैं, परंतु फिर भी इमोशनली तौर पर हम कह सकते हैं कि जो अडोलेसेंट्स जो हैं वो वाइल्डली इमोशनल माने जाते हैं। यानी मूड स्विंग्स उनके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के मूड स्विंग्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक पल तो एक अडोलेसेंट जो है बहुत ज़्यादा खुश और हंसता खिलखिलाता आपको नज़र आएगा, और दूसरे ही पल एकदम उदास, डिप्रेस्ड और सैड आपको नज़र आएगा। तो ये वाइल्डली ऑपोजिट या विरोधी इमोशंस जो हैं आपको अडोलेसेंट्स में देखने को मिलते हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है इनके इमोशंस में, और ज़्यादातर इमोशंस की जो अभिव्यक्ति होती है वो विस्फोटक होती है। यानी किसी भी प्रकार के इमोशन के प्रति वो बहुत ही वाइल्डली और एक्सट्रीम वे में रिएक्ट करते हैं। ठीक है। और बड़े लोगों की तुलना में जो किशोरों की जो इमोशंस जो हैं उनकी में फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, और मूड स्विंग्स भी इनमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। प्रतिबल के या असुखद जो संवेग होते हैं वो इनमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। यानी कुछ अ, अ, हाँ जी। जैसे कि हम कह रहे थे कि अडोलेसेंट्स में जो कुछ एक शोधकर्ताओं का कहना है कि अडोलेसेंट पीरियड जो है दैट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रेट अनहैप्पीनेस माना गया है, कि सबसे ज़्यादा असुखद जो संवेग होते हैं वो अडोलेसेंट पीरियड में देखे जा सकते हैं। पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस या अत्यधिक तनाव का पीरियड भी हम अडोलेसेंट पीरियड को मानते हैं, जबकि आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो है इससे ऑपोजिट मत रखते हैं। और उनके अकॉर्डिंगली इस एज में माता पिता के साथ किशोरों के जो संबंध जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। ठीक है। तो अडोलेसेंट अवस्था में इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंगली अलग प्रकार से डेवलप होती है। अब अगर हम थर्ड मेजर स्टेज की बात करेंगे, वयस्क या ओल्ड एज में किस प्रकार के संवेग होते हैं, तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जैसे जैसे हमारी एज और ज़्यादा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इमोशंस कम या मंद मात्रा में पाए जाते हैं, या फिर अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है। कम मात्रा में अभिव्यक्त होते हैं। इमोशंस तो हैं हमारे अंदर, परंतु अभिव्यक्ति जो है उनकी वो काफ़ी माइल्ड हो जाती है। बहुत ही विस्फोटक ढंग से या एक्सप्लोसिव वे में हम अपने इमोशंस को प्रदर्शित नहीं कर सकते। परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि जैसे छोटी आयु में इमोशंस प्रदर्शित होते हैं, वैसे ही वयस्क या ओल्ड एज के इमोशंस भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं।
मतलब कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी प्रकार का संवेग क्यों ना हो, उसके प्रति अभिव्यक्ति जो है बिल्कुल ऐसी होती है जैसे छोटी आयु के बच्चों में होती है। ठीक है, परंतु ये कहना गलत नहीं होगा कि आयु के बढ़ने के साथ साथ हम अपने इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं। बहुत ओवर्टली या बहुत ही मतलब कि एक्सप्लोसिव वे में हम अपने इमोशंस को प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, सो ये थे आपके डिफरेंट एज ग्रुप्स में किस प्रकार की इमोशनल डेवलपमेंट होती है। अब नाउ हम कुछ कॉमन इमोशनल पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे कि किस मतलब कि जो कॉमनली हर व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं, किस एज में किस प्रकार से इन इमोशंस को हम लोग हमारे अंदर वो डेवलप होते हैं या हम उनको शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब कि बचपन अवस्था से लेकर यानी कि हमारे जन्म के बाद के प्रारंभिक दिनों से लेकर मृत्यु तक की पूरी जो लाइफ साइकिल है उसको यहाँ पर मैप किया गया है। तो सबसे पहला और कॉमन इमोशन देखा जाए तो क्या होता है, फियर या भय जिसको कहते हैं। ठीक है, और विभिन्न आयु स्तरों में डिफरेंट टाइप ऑफ डर या फियर या भय जो है वो पाया जाता है। हर आयु स्तर का अपना कुछ स्पेसिफिक फियर होता है जिसको हम टिपिकल फियर्स का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जैसे जैसे हमारी एज चेंज होती है, परिवर्तित होती है, वैसे वैसे ये स्पेसिफिक जो फियर्स होते हैं वो भी हमारे चेंज होते रहते हैं। थोड़ा बहुत इनमें शिफ्टिंग जो है वो पाई जाती है। जैसे अगर हम बचपनावस्था की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऊंचा जो शोर होता है, ठीक है, या कोई जानवर या अंधेरा कमरा, अजनबी व्यक्ति या पीड़ा जिसको कहते हैं इंजेक्शन को देखकर, ठीक है, जो वो पीड़ा की फीलिंग तो बाद में होएगी जब इंजेक्शन लगेगा, परंतु इंजेक्शन को देखकर वो भय वाली फीलिंग जो है वो आ जाना। तो इस प्रकार से ये बच्चों के अंदर इस प्रकार के भय जो होते हैं, फियर्स जो होते हैं, बहुत ज्यादा देखे जा सकते हैं। और 2 से 6 वर्ष की आयु में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा तीव्र अवस्था में हम फियर वाला या भय वाला जो इमोशन है वो देख सकते हैं। और उसका रीजन क्या है कि 2 वर्ष से छोटी एज के बच्चे को इतना ज्यादा रियलाइज नहीं होता। अगर आप उसको एक अंधेरे कमरे में छोड़ दोगे, ही विल नॉट रियलाइज कि अंधेरा कमरा है या मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। ठीक है, और यही अगर 6 वर्ष के बाद का जो बच्चा होता है वो ये रियलाइज करना शुरू कर देता है कि अंधेरे में किसी बात का कोई डर नहीं होता। तो ज्यादातर जो डर जो मतलब पीक पीरियड जो फियर का या डर का होता है वो 2 से 6 वर्ष की एज का होता है। 6 वर्ष के बाद बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होना शुरू हो जाता है, जिससे कि बच्चे जो हैं इस प्रकार की जो अलौकिक शक्तियां हैं या दूर दराज के खतरे हो गए या अंधेरे कमरे में रहना, काल्पनिक जीवन, बिजली की गड़गड़ाहट या टीवी में फिल्म देखकर किसी खतरनाक दृश्य को देखकर डर जाना, तो इस प्रकार के चीजें जो हैं वो इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, इसके बाद वाली एज में बच्चे जो हैं वो अपने आप से या अपनी स्थिति से, यू कैन से, स्वयं की स्थिति या स्टेटस से डरना शुरू कर देते हैं। उनको ये डर होता है कि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं या मैंने ऐसे बाल बनाए हैं तो कहीं मैं दूसरों की मजाक का पात्र ना बन जाऊं। तो स्वयं की स्थिति से वो डरना ज्यादा शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो छोटी आयु के जो बच्चे होते हैं वो बहुत आसानी से डर के प्रति अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जितना कि बड़ी आयु के बच्चे कर पाते हैं, जो जिनके अंदर संज्ञान या कॉग्निशन डेवलप हो चुका है। ठीक है, इसलिए बड़े बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी नए स्टिमुलस या उद्दीपकों के प्रति अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो भय में भी कुछ विभिन्नताएं या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कुछ अन्य बच्चों की तुलना में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी डर जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी डर को विकसित कर लेते हैं या तीव्र भय का अनुभव करते हैं। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स को हम दोषी ठहरा सकते हैं, जैसे लिंग है या बुद्धि है या हमारा सामाजिक आर्थिक स्तर होता है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स जो हैं वो इसके पीछे के कारक बन सकते हैं। ठीक है, अब भय के प्रति अनुक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं वो भी आपकी एज रिलेटेड होती हैं। ठीक है, बच्चे टू बच्चे
के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। कुछ बच्चे भय या डर के मारे अपने किसी परिचित के पीछे छुप जाते हैं, कुछ बच्चे अपने चेहरे को छुपा लेते हैं, कुछ बच्चे वहाँ से दूर भाग जाते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार की अनुक्रियाएँ देते हैं, परंतु ऐज बढ़ने के साथ-साथ इस प्रकार की अनुक्रियाओं में भी परिवर्तन आता है, ठीक है? चेंजेस आते हैं, बच्चे जो हैं बाहरी अनुक्रियाएँ इतनी ज़्यादा शो करनी बंद कर देते हैं, ठीक है? तो ये था आपका फ़ियर। अब फ़ियर से रिलेटेड कुछ और इमोशंस भी आ जाते हैं, ठीक है? ये फ़ियर से ही रिलेटेड है, जैसे कि शाइनेस, शर्मीलापन जिसको कहते हैं, ये भय का ही एक प्रारूप होता है, यानी कि इसमें बच्चा उन लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं बनाना चाहता जो उसके लिए अनजान है या जिसको वो नहीं जानता, अजनबी, अपरिचित जो लोग होते हैं। शर्मीलापन जो होता है वो बेसिकली दूसरे ह्यूमन्स के लिए होता है, ठीक है? ह्यूमन्स के प्रति होता है जो हमारा शर्मीलापन होता है। तो जैसे कि भय की परिस्थिति में बच्चे जो है अपने परिचित के पीछे छुप जाते हैं या अपना चेहरा छुपा लेते हैं या दूर भाग जाते हैं, तो उसी प्रकार से शर्मीलापन में भी इसी प्रकार के अनुक्रियाएं जो हैं वो शो होती है, ठीक है? बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो शर्म के मारे रोना धोना या चीख चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं और अपने परिचित व्यक्ति से जाकर चिपट जाते हैं, ठीक है? जब धीरे-धीरे बच्चे को पता चलता है कि ये परिचित व्यक्ति या अजनबी व्यक्ति नहीं है या मेरा कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो फिर उनके अंदर ये शर्मीलापन या शाइनेस वाली जो फीलिंग है ये ख़त्म हो जाती है और वो उनके साथ घुल-मिल जाते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे नर्वस मैनरिज़म्स भी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कान को खुजलाना, अपने कपड़े ठीक करना, बालों में हाथ फिराना, तो इस प्रकार की क्रियाएँ भी हमें देखने को मिलती हैं। नॉर्मली किशोरावस्था तक आते-आते ये शर्मीलापन या शाइनेस वाला जो इमोशन है काफ़ी हद तक हमारा ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। सेकंड इमोशन जो फ़ियर से रिलेटेड है वो चिंता है, वरी जिसको कहते हैं। ये एक इमेजिनरी फ़ियर भी हम इसको कह सकते हैं। इमेजिनरी फ़ियर का मतलब है किसी वास्तविक उद्दीपक से डरना नहीं होता, बल्कि अपने कुछ मन में कुछ इमेजिन करके कोई काल्पनिक चित्र से या काल्पनिक कोई इमेज से डरना शुरू कर देना, ठीक है? वो हमारे मन की एक उपज होती है, एक जो कि वास्तविक नहीं है, ठीक है? आप बच्चा जो है किसी संभव खतरनाक परिस्थिति को इमेजिन करके डरना या चिंता करना या वरी करना शुरू कर देता है, ठीक है? जो कि एक्चुअल में अभी नहीं है। फ्यूचर की किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में या कोई संभव कोई परिस्थिति के बारे में डरना शुरू करना। तो इस प्रकार की जो चिंता या वरी का जो पीक होता है ये 10 या 11 वर्ष के बीच में होता है और उसके बाद बच्चा जब तर्क वितर्क वाली स्थिति में आ जाता है, यानी लॉजिकल रीजनिंग वाली स्थिति में आ जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब उसका हो जाता है, तब इस प्रकार की जो चिंता या वरी वाला जो इमोशन है ये हमारा काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो ज़्यादातर ये चिंता जो होती है ये नॉर्मली हमारे अभिजात समूह से रिलेटेड होती है या परिवार से रिलेटेड होती है, जो कि धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। थर्ड टाइप ऑफ इमोशन दैट इज रिलेटेड टू फियर इज दुश्चिंता। इसको हम एंजाइटी कहते हैं। ये एक प्रकार की साइकोलॉजिकल चिंता भी होती है जो कि काफ़ी कष्टप्रद होती है, असुखद होती है, जिसमें कि भविष्य की चिंता ज़्यादातर देखी जा सकती है। यानी कि आज के टाइम में इस प्रकार से कोई परिस्थिति में हम नहीं हैं, परंतु अपने भविष्य के बारे में सोच कर हम दुश्चिंतित होते रहते हैं, हम एंग्शियस होते रहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी, यानी कि ऐसी एंग्जाइटी, ऐसी चिंता जिसका कोई आधार, कोई सोर्स नहीं होता। अननेसेसरी की वो चिंता वाली फीलिंग बच्चे के अंदर रहती है। उससे अगर उसका कारण पूछा जाए, सोर्स पूछा जाए, तो वो उसके बारे में आपको बता नहीं पाएगा, ठीक है? तो ये एक प्रकार की एप्रीहेंशन या हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग या अनईजीनेस वाली फीलिंग भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है? तो काल्पनिक भी आप कह सकते हैं, एक प्रकार की इमेजिनरी, ठीक है? फ्यूचर को रिलेटेड, आने वाले संभावित खतरों को लेकर जो चिंता होती है उसको हम दुश्चिंता
कहते हैं। तो ऐसे में बच्चे जो है चिड़चिड़े से हो जाते हैं, मूड जो है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड या अस्थिर रहता है, नींद नहीं आती जल्दी, क्रोध आना शुरू हो जाता है, खाने पीने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते। तो इस प्रकार के जो अभिव्यक्तियां हैं आपको दुश्चिंता के कारण बच्चों में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला इमोशन फियर, और उससे रिलेटेड कुछ सब इमोशंस यू कैन से। ठीक है, जैसे कि आपका शाइनेस हो गया, चिंता और दुश्चिंता। सेकेंड मेजर इमोशन जो कि ज्यादातर देखा जा सकता है, दैट इज क्रोध। ठीक है, एंगर यानी कि क्रोध, और बचपन में स्पेसिफिकली भय की तुलना में क्रोध की अभिव्यक्ति जो है वो ज्यादा बच्चों में देखने को मिल सकती है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती है। किसी भी सिचुएशन में बच्चा अगर भयभीत भी हो रहा है तो वो क्रोध वाली अभिव्यक्तियां शो करता है। ठीक है, और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तब एक्चुअल में उसको भय या डर लगना शुरू होता है, तब ही नोज द डिफरेंस बिटवीन एंगर एंड फियर। ठीक है, तब उसको थोड़ा सा ये डिफरेंस पता चलना होता है। ठीक है, इसके अलावा अनुक्रियाएं जो बच्चा शो करता है नॉर्मली, ठीक है, क्रोध की स्थिति में, तो वैसे देखा जाए तो बच्चों में कुंठा या फ्रस्ट्रेशन जो है वो सबसे प्रमुख कारण माना गया है क्रोध के पीछे। ठीक है, तो इसमें यानी कि या फिर बच्चे का खिलौना छीनना, या उसकी मनपसंद कोई खाना ना बनना, या उसकी देखभाल उचित नहीं हो पा रही है, या खेल खेलने में कोई अवरोध हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार, या उसके खेलने खाने में प्रतिबंध लगाया जाए, ऑब्स्ट्रक्शंस लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार की कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसके कारण बच्चे के अंदर क्रोध आ जाता है, स्पेशली जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में। लेट चाइल्डहुड में उसके काम के पीछे नुक्ताचीनियां करना, या उसको छेड़खानी करना, उसका मजाक उड़ाना, या अन्य किसी प्रतिभाशाली बच्चे के साथ उसकी तुलना करना, तो इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं वो लेट चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर क्रोध पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और अनुक्रिया की अगर हम बात करें या अभिव्यक्ति की हम बात करें क्रोध में, तो ज्यादातर छोटी आयु में हम बच्चे के अंदर टेम्पर टैंट्रम्स देख सकते हैं। ठीक है, अत्यधिक क्रोधित बच्चा जो है जमीन पर लेट जाता है, हाथ पैर अपने मारता है, चीजें उठाकर इधर उधर फेंकता है। तो इस प्रकार के टेम्पर टैंट्रम्स हमें देखने को मिलते हैं। आउटसाइड दूसरे व्यक्तियों के ऊपर शो करना, ठीक है, वो हमें छोटी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में इस प्रकार से क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। परंतु लेट चाइल्डहुड में जो क्रोध की अभिव्यक्ति जो होती है वो अवरोधित होती है, इनहिबिटेड होती है, यानी अपने अंदर या अपने ऊपर क्रोध जो है वो सारा निकलता है। या तो बच्चा उसको अपने अंदर दबा लेता है, या अपने आप को पनिश करना शुरू कर देता है, दूसरों से विड्रॉ कर जाएगा, एक उदासीन सा व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि जो इम्प्यूनिटिव कहते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो है वो आउटसाइड प्यूनिटिव होता है, इंट्रा एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं, दूसरों के ऊपर गुस्सा उतारना। और लेट चाइल्डहुड में बच्चा जो है इम्प्यूनिटिव होता है, इनहिबिटेड होता है, यानी अपने अंदर ही गुस्सा रखना या अपने ऊपर उस गुस्से को उतारना। ओके, थर्ड मेजर इमोशन की अगर हम बात करें तो वो है ईर्ष्या यानी कि जेलसी। और इसका आधार क्या होता है? लॉस ऑफ अफेक्शन। ठीक है, प्यार की क्षति, यानी कोई किसी ऐसे व्यक्ति जो कि आपको बहुत प्यार करता है या आप उससे बहुत प्यार करते हैं, उस प्यार का लूज हो जाना या लॉस हो जाना। स्पेसिफिकली अगर ओनली चाइल्ड है घर में, और कोई दूसरा बच्चा जो है जब बॉर्न होता है, पैदा होता है, माँ बाप की अफेक्शन का पात्र वो बनता है, तो जो पहला बच्चा जो है वो ईर्ष्या या जेलसी की फीलिंग महसूस करनी शुरू कर देता है, जब उसको ये लगता है कि मेरी स्थिति जो थी अब तक की वो जा रही है, उसकी जगह मेरी जगह किसी और ने ले ली है। ठीक है,
तो सबसे पहली जो ईर्ष्या वाली फीलिंग जो होती है वो घर से या घर के वातावरण में पैदा होती है। इस प्रकार से जब बच्चे की जगह कोई और बच्चा आ जाता है, माता पिता उसके साथ ज़्यादा लाड प्यार जताने लगते हैं। तो इस तरीके से घर के वातावरण में जन्मित होता है। देन ये घर के वातावरण में जो ईर्ष्या जन्मित हुई है, ये धीरे धीरे स्कूल के वातावरण में भी ट्रांसफर हो जाती है। जब बच्चा घर से निकलकर स्कूल में जाता है, सहपाठी है, अध्यापक है जो कि उस बच्चे की बजाय किसी दूसरे बच्चे के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं या अटेंशन दे रहे हैं, तो उसमें भी बच्चा जो है ईर्ष्या या जेलसी वाली फीलिंग उसके अंदर आती है। एक और परिस्थिति में बच्चे के अंदर जेलसी फील होती है, और वो होती है जब वो किसी दूसरे के पास वो चीज देखता है जो उसको पसंद है या जो वो अपने लिए लेना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी जेलसीज जो है या ईर्ष्या जो है वो बच्चे के अंदर जन्मित हो जाती है। तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर प्रहार भी कर सकते हैं, या फिर जैसे कि अभी मैंने आपको एंगर में बताया कि या तो दूसरों के ऊपर प्रहार करेंगे या अपने ऊपर। तो जेलसी में भी वही होता है, या तो दूसरों के ऊपर प्रहार करते हैं या फिर अपने ऊपर मतलब विड्रॉ कर जाते हैं अपने ही अंदर। ठीक है, छोटे बच्चे जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं वो कई अप्रत्यक्ष अनुक्रियाएं भी शो कर सकते हैं, जैसे कि बिस्तर को गीला करना, अंगूठा चूसना, या कोई विध्वंस या अग्रेसिव प्रवृत्ति का हो जाना, गाली गलौज करना। ठीक है, तो इस प्रकार की अनुक्रियाएं भी हमें बच्चे में देखने को मिल सकती हैं। देन अनदर कॉमन इमोशन है ग्रीफ, शोक जिसको कहते हैं। एक प्रकार का मानसिक आघात के कारण ये इमोशन जन्म लेता है, परंतु ज्यादातर छोटे बच्चों में हमें शोक या ग्रीफ वाला इमोशन इतना ज्यादा शो नहीं होता। और उसके कारण क्या होते हैं कि घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो छोटे बच्चों को इस प्रकार के मानसिक आघात से बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, या फिर बच्चे की स्मृति शॉर्ट टर्म होती है, अल्पकालिक होती है, तो अगर आप उसका ध्यान बंटाओ या विचलित करो तो बच्चा जो है उस मानसिक आघात को या वो शोक या सैडनेस प्रस्तुत करने वाली सिचुएशन को भूल जाता है। और तीसरा ये होता है कि जब कोई खोई हुई वस्तु की जगह उसको कोई और वस्तु दे दी जाती है, कोई सब्स्टिट्यूट दे दिया जाता है, तो भी बच्चे का शोक जो है वो खुशी में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हालांकि छोटी आयु के बच्चे में शोक या ग्रीफ इतना ज्यादा शो नहीं होता, परंतु फिर भी कुछ लेवल तक हर आयु स्तर में हमें शोक या ग्रीफ के अनुभव जरूर देखने को मिलते हैं। अभिव्यक्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं अलग अलग एज में। ठीक है, कुछ अभिव्यक्तियां प्रकट होती हैं, ओवर्ट होती हैं, जैसे रोना, चिल्लाना, टेम्पर टैंट्रम शो करना, और कुछ अभिव्यक्तियां जो है वो इनहिबिटेड होती हैं, प्रवरोधित होती हैं, जैसे कि रुचि का अभाव हो जाना, नींद ना आना, भूख नहीं लगना। तो इस प्रकार के प्रवरोधित प्रारूप भी हमें शोक या ग्रीफ के कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा की बात करें तो नॉर्मली ये छोटी आयु का बच्चा जो है वातावरण के प्रति काफी क्यूरियस होता है, जिज्ञासा शो करता है, नवीन चीजों के प्रति, अजनबी चीजें या कोई रहस्यमय कोई तत्व है उसके आसपास, तो उसके प्रति उसके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है। अपनी वातावरण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की वो बच्चा कोशिश करता है, नवीन अनुभवों को प्राप्त करना, चारों तरफ अपने वातावरण की छानबीन करना। ठीक है, तो मतलब कि इस प्रकार की आपको हरकतें जो है छोटे बच्चे में देखने को मिलेंगी। ज्यादातर इस एज के बच्चों को इस एज में मतलब कि 6 वर्ष तक की एज का बच्चे को हम क्वेश्चनिंग एज भी काफी कहा जाता है, 3 से 6 वर्ष की एज जो होती है, बिकॉज ये इस एज में बच्चे जो है हर चीज के बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं, जिज्ञासा प्रस्तुत करें, ये लाइट का बल्ब कैसे जला, ये टीवी के अंदर जो पिक्चर आ रही है ये कहाँ से आ रही है।
ठीक है। या फिर माता पिता के बारे में, या एज रिलेटेड होता है कि माता पिता को चश्मा क्यों लगा, या घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ क्यों आई हुई हैं, उनको कम क्यों दिखता है, उनके दांत क्यों नहीं है मुंह में। तो इस प्रकार से जिज्ञासा जो होती है, क्यूरियोसिटी, वो अपने वातावरण में प्रस्तुत ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी हो सकती है, या फिर लोगों के बारे में भी हो सकती है। और दूसरों से लगातार बच्चा क्वेश्चनिंग करके उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, और जितनी ज़्यादा उसको जानकारी मिलती जाती है उतना उसके अंदर खुशी का या हर्ष का जो इमोशन है वो शो होता है। और अगर जानकारी नहीं मिलती तो बच्चा उदास हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, टेम्पर टैंट्रम्स शो करना शुरू कर देता है। ठीक है। देन जॉय, हैप्पीनेस या प्लेजर, डिलाइट, यानी कि जो सुख के जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ये डिफरेंट एज लेवल्स पर, डिफरेंट स्तरों पर या डिफरेंट वेज से शो होते हैं। ठीक है। छोटी आयु का बच्चा जो है बहुत ही ओवर्टली, खुले तरीके से या प्रकट तौर पर अपने हर्ष को या अपने उल्लास को शो करता है, जोर जोर से हंसना, खिलखिलाना, ताली मारना, अगर उसकी पसंद की कोई चीज हो रही है। ठीक है। तो मतलब कि शारीरिक, वाचिक, अवाचिक तौर पर वो अपनी हैप्पीनेस को, अपनी डिलाइट को शो करता है। और 3-4 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है तो वो बोलने के साथ, बोलना ज्यादा पसंद करता है। जब भी उसको हर्ष या प्लेजर की फीलिंग होती है तो वो बोलकर इसकी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है। पर ये वाला जो इमोशन जो है, ये 10 या 11 वर्ष तक बहुत ज़्यादा देखा जाता है तीव्र फॉर्म पे, और उसके बाद जैसे ही प्यूबर्टी, वय संधि की एडोलेसेंट एज शुरू होती है, इसमें आपको तेज़ी से गिरावट देखने को मिलती है। बिकॉज उस एज में, जैसे हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, एडोलेसेंट एज में ज़्यादातर अनहैप्पीनेस वाली फीलिंग, स्ट्रेस की, टेंशन वाली फीलिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम स्नेह या अफेक्शन वाले इमोशन की अगर बात करें तो ये भी एक इमोशनल प्रतिक्रिया होती है जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, कोई जानवर के प्रति हो सकती है, और उसके प्रति जो बच्चा निर्देशित करता है या शो करता है। वाचिक या शारीरिक दोनों प्रारूप से हम अफेक्शन को शो करते हैं। और नॉर्मली जो भी व्यक्ति या कोई जानवर बच्चे के प्रति स्नेह शो करेगा, बच्चा उसके प्रति स्नेह या अफेक्शन शो करता है, उसके साथ दोस्ती वाला व्यवहार करेगा, उसके साथ उसको हग करेगा, उसको किस करेगा। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति होती है स्नेह या अफेक्शन की। नॉर्मली ये देखा गया है छोटी उम्र में पिता की तुलना में मदर के प्रति ज़्यादा स्नेह बच्चे व्यक्त करते हैं, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको नहीं माना है। इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सा पेरेंट ज़्यादा अफेक्शनेट है बच्चे के प्रति, तो बच्चा भी उसके प्रति ही अफेक्शनेट ज़्यादा होगा। और अगर भाई बहनों की बात की जाए तो उन भाई बहनों के प्रति ज़्यादा स्नेह बच्चा शो करता है जो उसके प्रति स्नेह युक्त होते हैं, या उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, या उसको प्रेम के साथ उससे बात करते हैं, उसको कभी छेड़ते नहीं हैं, या उसको इग्नोर नहीं करते। तो उन भाई बहनों के प्रति भी बच्चा स्नेह शो करता है। यानी कि उन लोगों के प्रति बच्चा ज़्यादा रुचि रखता है जो उसकी मदद करते हैं, या उसके प्रति स्नेह शो करते हैं, या उसको अटेंशन देते हैं। ठीक है। तो अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं स्नेह वाली सिचुएशन में देखने को मिलती हैं। बहुत छोटी उम्र में, यानी 4 या 5 महीने का बच्चा जो है स्नेह युक्त, या जो स्नेह का जो पात्र होता है उसके प्रति या उसकी तरफ आंखें आंखें मोड़ता है। थोड़ा और बड़ा बच्चा हो जाता है तो उसकी तरफ अपनी बाजू करता है, ठीक है, मुस्कुराता है, या उसकी तरफ उठने की कोशिश करता है। ठीक है। तो इस तरीके से 1 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है तो हग करने की, चिपटने की कोशिश करता है, किस करने की कोशिश करता है। ठीक है। 2-3 वर्ष का बच्चा जो है खिलौनों के प्रति या कोई पालतू जानवर के प्रति स्नेह करने लगता है, गोद में लेना, गले लगाना,
ठीक है, उसको हग करना, उसके साथ खेलना। तो इस प्रकार से विभिन्न एज ग्रुप्स में विभिन्न प्रारूप जो है हमें स्नेह के प्रति देखने को मिलते हैं। तो ये थे आपके कुछ कॉमन इमोशनल पैटर्न्स जो कि अलग अलग एज ग्रुप में किस प्रकार से बच्चे के अंदर शो हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था में इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखें। ठीक है, यानी कि बाल्यावस्था में इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार की होती है, तो उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखें। तो इसमें आपने सबसे पहले इमोशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि इमोशन क्या होता है, फिर आप डिफरेंट स्टेजेस में इमोशंस किस प्रकार की डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, बचपनावस्था में, अडोलेसेंट में, और आपकी व्यस्क एज में या ओल्ड एज में डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस किस प्रकार के डेवलप होते हैं। तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आप लिखेंगे, और उसके अलावा कॉमन इमोशनल पैटर्न के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, यानी कि फियर, भय के ऊपर राइट शॉर्ट नोट ऑन फियर। ठीक है, तो फियर में आपका भय के ऊपर एक आ जाएगा, और उसके साथ साथ जो इसके साथ जो रिलेटेड इमोशंस हैं, यानी शर्मीलापन, चिंता और दुश्चिंता, ये चीज भी आप इसमें डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, फियर के साथ साथ ये जो आपके 3 और आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्रोध के ऊपर शॉर्ट नोट लिखें, क्रोध। और हर्ष, आनंद, उल्लास या प्रसन्नता। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 शॉर्ट नोट्स हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन फियर, एंगर और हर्ष या हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यू कैन से। ठीक है, उसी में ये सारे जॉय, डिलाइट, ये सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, हर्ष भी कह सकते हैं या प्रसन्नता। तो इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट, बाकी ये नहीं है कि ये और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी के ऊपर भी आपका शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, यानी कि इमोशन किसे कहते हैं, इमोशन से आपका क्या अभिप्राय है, विभिन्न अवस्थाओं में इमोशनल डेवलपमेंट को का विवरण करें। पहला क्वेश्चन है, इमोशन किसे कहते हैं, विभिन्न अवस्थाओं में इमोशनल डेवलपमेंट का या संवेगात्मक विकास का विवरण करें। ओके, सेकंड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नंबर 1 फियर, नंबर 2 एंगर, क्रोध, एंड नंबर 3 हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चंस करने हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच।